अभी तक जो हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा, सो व्हाट वी हैव लर्न्ड टिल नाउ इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। पहले मैंने देखा फोर्स क्या होती है, मैंने देखा कि मोमेंटम क्या होता है, ये सारी चीजें बेसिक मैंने चीजें पढ़ी। उसके बाद देखा मैंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बेसिकली मैंने लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया गया था कि अगर कोई बॉडी है उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स, ये बॉडी है मार्कर है, इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। मैं ये नहीं बोल रहा एक्सटर्नल फोर्स 0 है, हो सकता है यहाँ से फोर्स लग रही हो 10 न्यूटन, लेकिन अगर इधर से भी 10 न्यूटन लग रही है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो ये बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी। अगर ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर ये मोशन में है तो मोशन में रहेगा। ठीक है, अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है, if there is some amount of net external force, तो ये बॉडी का क्या होगा? To discuss that we have Newton's second law of motion. अगर तुम मुझसे ध्यान से पूछो तो न्यूटन का जो तुम्हें सिर्फ एक लॉ का लॉ पढ़ना है वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन से तुम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ड्राइव कर लोगे। क्योंकि अगर तुम्हें सेकंड लॉ ऑफ मोशन पता है F इक्वल टू m, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तुम यहाँ पे F को 0 पुट कर दो, तुम्हारी एक्सेलरेशन 0 आ जाएगी। सिमिलरली थर्ड लॉ भी है, वो सेकंड लॉ से निकल आता है। तो बेसिकली हमें जो अच्छे से पढ़नी है वो चीज वो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे 0 नहीं है तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली देयर विल बी सम एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन किस तरीके से प्रोड्यूस होगी वो हम सीखेंगे आज। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले एक बार मैं तुम्हें दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जो हमारा टेस्ट हुआ था सैटरडे को, उसमें बहुत सारे लोगों ने गलत किया इस क्वेश्चन को। सामने से एक कार आ रही है और एक ट्रक आ रहा है, ठीक है, सामने से एक कार आ रही है और एक ट्रक आ रहा है। किसको रोकना मुश्किल है? ट्रक को रोकना मुश्किल है। तुम्हें ये फील किस चीज से है? मास से फील है। ठीक है, तुम्हें ये मास की, जिसका मास ज्यादा है उसको रोकना डिफिकल्ट है। लेकिन ऐसा 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि हो सकता है जिसका मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम है। ओके, लेट मी ट्राई टू गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, सामने से दो चीजें आ रही हैं, एक चीज आ रही है ए, एक चीज आ रही है बी। तुम ये खड़े हो, जो ए आ रही है सामने से वो आ रही है 1 मीटर पर सेकंड से, 1 मीटर पर सेकंड। ओके, A is coming towards you at a speed of 1 meter per second. B is coming towards you at a speed of 100 meter per second. तो दोनों में से किसको रोकना मुश्किल होगा? Can you please answer? Unmute your microphones and answer. सर बी। B को रोकना मुश्किल होगा ना, क्योंकि B ज्यादा स्पीड से आ रहा है। लेकिन this is not 100% true. अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये जो A तुम्हारी तरफ आ रहा था 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, this A is a mountain. एक पहाड़ आ रहा है तुम्हारी तरफ 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। स्पीड ज्यादा नहीं है लेकिन है पहाड़। स्पीड ज्यादा नहीं है लेकिन पहाड़ बहुत बड़ा होता है। और जो तुम्हारे सामने आ रहा था 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वो आ रहा था एक पत्ता। ठीक है, there was a mild storm. 100 मीटर पर सेकंड is not a very big speed for a leaf. एक छोटे सी आंधी आई, उसमें से एक पत्ता आ रहा था 100 मीटर पर सेकंड। तुम उसको ऐसे रोक लोगे हाथ से, वो आके तुम्हारे हाथ पे लग जाएगा, रुक जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, हाथ पे ज्यादा दर्द वर्द नहीं होगा। लेकिन अगर एक माउंटेन आ रहा है तुम्हारी तरफ 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, आई वांट यू टू फील दिस। तुम में और तुम्हारे लैपटॉप में इस टाइम पे जितना डिफरेंस होगा, दैट इज लेस देन 1 मीटर। इस स्पीड से माउंटेन तुम्हारी तरफ आ रहा है, सो इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप दिस माउंटेन even though it's coming at a very less speed. तो बेसिकली अगर मैं तुम्हें सिर्फ मास बता दूं, मैं तुमसे पूछूं कि कार आ रही है और ट्रक आ रहा है, किसको रोकना मुश्किल है, तुम अभी मेरे को नहीं बता सकते। तुम्हें अगला क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, तुम्हें पूछना पड़ेगा पहले दोनों की वेलोसिटी तो बताओ। ठीक है, तो मैं तुम्हें बोलूं कि ये जो ट्रक आ रहा था तुम्हारी तरफ, ये ट्रक आ रहा है एट अ स्पीड ऑफ 0.001 मीटर पर सेकेंड, और ये जो कार आ रही थी तुम्हारी तरफ, ये कार आ रही है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ट्रक को रोकना तो बहुत आसान हो गया ना, है ना। अब तुम ट्रक को हाथ लगा के रोक दोगे प्रोबेबली, लेकिन अब तुम इस कार को हाथ लगा के नहीं रोक सकते। यस, सो बेसिकली इफ आई टेल यू कि ज्यादा मास से फोर्स ज्यादा लगेगी या नहीं, तो दिस इज एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। अगर मैं बोलूं कि सिर्फ वेलोसिटी दी हुई है, वो भी इनकम्प्लीट है। तो बेसिकली मेरे को तुम्हें दोनों चीजें बतानी पड़ेगी कि इतने मास वाली चीज इतनी वेलोसिटी से आ रही है,
इतने मास वाली चीज इतनी वेलोसिटी से आ रही है, अब बताओ दोनों में से किसको रोकना मुश्किल है? नाउ दिस इज अ कंप्लीट क्वेश्चन। तो बेसिकली तुम्हें एक टर्म चाहिए जिसमें मास भी आता हो और जिसमें वेलोसिटी भी आता हो, और ऐसी टर्म जो है हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं? m into v। दिस टर्म इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम, जिसका मोमेंटम ज्यादा है उसको रोकना मुश्किल है, ठीक है। अब मैं तुमको बोलूं सामने से दो चीजें आ रही हैं, एक ए आ रहा है एक बी आ रहा है। ए का मोमेंटम ज्यादा है, बी का मोमेंटम कम है, तो मुश्किल होगा। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि अब पूरा मास और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन कैलकुलेशन वगैरह करके अब मेरे को पता चला जो ए आ रहा है उसका मोमेंटम ज्यादा है, तो ज्यादा मोमेंटम को रोकने के लिए मेरे को फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज हमने ये एस्टैब्लिश कर ली कि सिर्फ मास से भी तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे, सिर्फ वेलोसिटी से भी तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे, कितनी फोर्स लगेगी किसी चीज को रोकने में या फिर किसी चीज को चलाने में, ये डिसाइड होगा उसके मोमेंटम के बेस पे। जिसका जितना ज्यादा मोमेंटम उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी उसको रोकने में। अब अगली जो चीज है, मान लो दो कारें, दो कार्स आ रही हैं सेम मोमेंटम के साथ, दोनों कार सेम मोमेंटम्स के साथ आ रही है, तो दोनों को रोकने में सेम फोर्स लगेगी क्योंकि दोनों सेम मोमेंटम के साथ आ रही है। लेकिन इफ आई गिव यू अनदर सिनेरियो कि जो पहली वाली कार है उसको तो तुम धीरे धीरे से रोक सकते हो, जैसे कार्टून मूवीज में तुम देखते हो ना कि एक कार जा रही है, उसको तुम्हारा कोई सुपर हीरो आ गया उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, वो कार धीरे धीरे रुकती है, सुपरमैन जो होता है वो पीछे पीछे चला जाता है ना, कार धीरे धीरे रुकती है। लेट्स से जो तुम्हारा सुपर हीरो है उसने कार को रोकने में 5 सेकंड लगा दिए, ठीक है। और एक तुम्हारा दूसरा सुपर हीरो है, वो दूसरी कार को रोक रहा है, उसने क्या किया, जैसी कार आई एकदम से उसने बम करके वहीं पे रोक दी, यू नो, इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम उसने दूसरी कार एकदम से रोक दी। और एक जो तुम्हारा पहला सुपर हीरो था उसने वो कार को ड्रैग कर कर करके रोका। तो कौन से वाले सुपर हीरो ने ज्यादा फोर्स लगाई? दूसरे वाले ने, राइट, क्योंकि उसने एकदम से जो इतने सारी जो मोमेंटम थी, कार की इतनी ज्यादा जो मोमेंटम थी उसको उसने बहुत ही कम टाइम में रोक दिया, तो मतलब इसने ज्यादा फोर्स लगाई। यस, तो दूसरे वाला जो बंदा था उसने जो कार थी उसको रोक तो दिया लेकिन धीरे धीरे ड्रैग करके रोका, ज्यादा टाइम लेके रोका, मतलब इस बंदे ने कम फोर्स लगाई। ओके, इसको हम इम्पल्स भी बोलते हैं कि फोर्स कितने टाइम में लगाएगी, इसको हम इम्पल्स भी बोलते हैं। इसकी बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, आई थिंक तुम लोग क्रिकेट खेलते होगे ना, तो उसपे इफ यू विल सी दिस लेदर बॉल ना, जो लेदर बॉल यूज होती है इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में, नाउ दिस लेदर बॉल इज मेड अप ऑफ लेदर, ठीक है। और अगर वो बहुत हाई स्पीड पे आएगी और तुम उसको कैच करोगे, ठीक है, तो तुम्हारे हाथ पे आके लगेगी वो बहुत जोर से और तुम्हारे योर हाथ माइट हर्ट। ओके, so a very common trick that people use, you know, that जो cricketers use करते हैं, okay, let me show you the ball, okay. So this ball looks like this, okay, it's a very heavy ball, इस टाइम पे मैं फील कर पा रहा हूँ इस चीज को, it's a very heavy ball, और जब ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तुम्हारी तरफ आ रही है, एकदम से जब ये तुम्हारी तरफ आ रही है और तुमने इसको ऐसे ही रोक दिया, यहीं पे रोक दिया, so now this might hurt your hand। तो इसे रोकने के लिए ट्रिक क्या है? आई थिंक ऑल द बॉयज मस्ट नो दिस। जब भी कोई हाई कैच आती है, ठीक है, जब भी एक क्रिकेटर जो एक बैट्समैन जब इसको बहुत ऊपर मारता है, मतलब ये बॉल तुम्हारे ऊपर से आ रही है, सो नाउ द फील्डर नेवर कैचेस लाइक दिस, ठीक है, वो हाथ को हमेशा ऐसे पकड़ के नहीं रखता, वो जैसी बॉल इसमें आती है, ओके, जैसी बॉल इस पे आएगी वो अपने हाथ को नीचे ले जाता है, ऐसे करके नीचे ले जाके पकड़ता है। तुमने देखा होगा क्रिकेटर्स कैच करते हैं, वो क्या करते हैं, बॉल को पकड़ने के बाद ऐसे कर लेते हैं हाथ। ओके, let me show you, just try to feel my hands, okay, so what they do is they do this, have you noticed this? जो लोग पीछे बाउंड्री पे खड़े होते हैं क्रिकेटर्स, वो जैसी बॉल आती है वो पीछे हाथ कर लेते हैं एकदम। एक तो ये तरीका है बॉल को रोकने का। अब ये देखो दूसरा तरीका, अब मैं पीछे हाथ नहीं करूंगा, बॉल आई मैंने वहीं पे पकड़ ली, ठीक है, बॉल आई मैंने वहीं पे पकड़ ली, इस टाइम पे मेरे हाथ पे थोड़ा सा दर्द हो रहा है, लेकिन मैं इंपल्स को कम करने के लिए क्या करूंगा, बॉल आई थोड़ा सा हाथ को पीछे ले जाऊंगा। बेसिकली मैंने उतने मोमेंटम को रोका, मोमेंटम उतना ही है दोनों बॉल्स का, लेकिन पहली बार में मैंने टाइम जिस केस में ज्यादा लगाया उस टाइम पे मेरी फोर्स कम लगेगी। तो बेसिकली न्यूटन का जो सेकंड लॉ है मोशन का, वो तुम्हें ये बताता है
कि फोर्स तुम्हारी कितनी लगेगी, फोर्स तुम्हारी कितनी लगेगी, दिस विल डिपेंड अपॉन कि तुमने कितना मोमेंटम चेंज किया कितने टाइम में. So second law of motion, in very simple words, tell you that force is equal to तुमने कितना मोमेंटम चेंज किया कितने टाइम में, तुमने कितना मोमेंटम चेंज किया कितने टाइम में. इसको मैं डेल्टा टी लिख रहा हूं, मतलब हाउ मच टाइम, t1 माइनस t2. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी अ थम्स अप. इतना क्लियर है अभी तक? फिर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि F इज इक्वल टू एम में आएगा कैसे. इतना सही? ओके, नाउ कितना मोमेंटम चेंज किया कितने टाइम में. फॉर एग्जांपल, अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं यही क्रिकेट बॉल की. ये तुम्हारी बॉल है, इसका कुछ मास है और ये जा रही है स्पीड u से, इनिशियल स्पीड u है. तुमने इसका मोमेंटम चेंज कर दिया, मतलब तुमने इसकी स्पीड चेंज कर दी, और जो फाइनल इसकी स्पीड तुमने कर दी वो बना दी तुमने v. u स्पीड थी, तुमने बना दी v. तुमने मोमेंटम चेंज कर दिया. मान लो यहाँ पे टाइम था t इक्वल टू 0, यहाँ पे t इक्वल टू t सेकेंड्स. नाउ लेट्स सी तुमने कितना मोमेंटम चेंज किया, मतलब बाद वाला मोमेंटम. स्टार्टिंग में लगा लो इसका मोमेंटम है p1, बाद वाला मोमेंटम बन गया इसका p2. तो चेंज इन मोमेंटम इज p2 माइनस p1 अपॉन कितने टाइम में किया, t माइनस 0. ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला तुम्हें पता है, मोमेंटम इज व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी. तो ये बाद वाला मोमेंटम p2, ये वाला मोमेंटम क्या होगा, बॉल का मास और बॉल की वेलोसिटी. बॉल का मास इज m, बॉल की वेलोसिटी इज v, माइनस p1 क्या होगा, बॉल का मास बॉल की वेलोसिटी अपॉन टाइम. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, यहां से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं, m कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि जो बॉल का मास है वो तो चेंज होगा नहीं. ऐसा तो होगा नहीं तुम कैच करते करते तुमने बॉल को दबा दिया और बॉल क्रश हो गया, फिर उसका मास वास कम हो गया. सो मास रिमेन्स द सेम and this is v minus u upon t. Yes, this is mass into v minus u upon t. v minus u upon t क्या होता है, v minus u is change in velocity upon time. change in velocity upon time क्या होता है, acceleration. acceleration. Why acceleration? v is equal to u plus at. v minus u upon t is equal to a. This gives me mass into acceleration. So my force is equal to mass into acceleration. And this is Newton's second law of motion. ठीक है, बस इसमें ना तुम एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो हमने मास है, मास को हमने कांस्टेंट माना है. ठीक है, क्योंकि हमारे जो भी मैकेनिकल, जो भी तुम्हारा 11th क्लास में जो तुम्हें पढ़ाया जाएगा उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हारे मास को चेंज नहीं किया जाएगा. लेकिन जब तुम इंजीनियरिंग करने जाओगे ना, अगर जब तुम IIT में जाओगे या NIT में जाओगे इंजीनियरिंग करने जाओगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, फर्स्ट ईयर में तुम्हें सब कुछ पढ़ना होता है. मान लो तुमने IT इंजीनियरिंग ले ली, ठीक है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में तो तुम्हें ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जावा, C++, OOPS, ओरिएंटेशन, कोडिंग, वोडिंग, तुम्हें ये सारी डीबगिंग सिखाई जाएगी. लेकिन फर्स्ट ईयर में तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं. तुम्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी पढ़नी होगी, तुम्हें केमिस्ट्री भी पढ़नी होगी, तुम्हें फिजिक्स भी पढ़नी होगी, तुम्हें सब कुछ पढ़ना होगा. तो फर्स्ट ईयर में जब तुम फिजिक्स पढ़ोगे कॉलेज के टाइम पे, वहां पे तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन में किसी चीज का मास भी चेंज हो रहा है. ओके, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं कि सोच लो एक रॉकेट है. ठीक है, एक्चुअली में दिस इज हाउ दे डू द रॉकेट साइंस. ठीक है, रॉकेट साइंस में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है तुमको कि लेट्स से एक रॉकेट है. ठीक है, नाउ मेरे को बनाने नहीं आता रॉकेट वॉकेट. ठीक है, बना लो ये ऐसा एक रॉकेट है.
ये अभी ऊपर जाके उड़ेगा, ठीक है, इसको हम लॉन्च कर रहे हैं, ये सैटेलाइट है। तो नाउ अब रॉकेट तुम्हारा स्कूटर नहीं है, स्कूटर में तो तुम 1 लीटर पेट्रोल भरा लेते हो और वो जाता है, ठीक है, 20-30 किलोमीटर। नाउ रॉकेट को कहां तक जाना है? मार्स तक। तो मार्स तक जाने में रॉकेट में फ्यूल भरना पड़ेगा बहुत ज्यादा, 1000-2000 किलो का उसमें पेट्रोल डीजल जो भी तुम फ्यूल भरोगे वो लगेगा, ठीक है। तो मतलब फ्यूल क्या, फ्यूल का अपना अलग से मास होता है, ठीक है। तो फ्यूल का अपना अलग से मास होता है, उसके मास को कंसिडर करके चलना पड़ता है। तो और एक बार जब रॉकेट टेक ऑफ होता है तो बहुत ज्यादा, अब उसको उड़ाना है, उड़ाने में बाद में उड़ जाएगा वो, ठीक है, ऊपर जाके कम फ्यूल लगेगा, लेकिन उड़ाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत है। तो स्टार्टिंग के लिए बहुत ज्यादा जब फ्यूल की जरूरत है तो इसका फ्यूल ऐसे चेंबर्स में होता है, कि ऐसे चेंबर में ये नीचे फ्यूल पड़ा है, फिर दूसरे चेंबर में थोड़ा और फ्यूल है, फिर थोड़ा और फ्यूल है, फिर थोड़ा और फ्यूल है, और ये ऊपर मेन बॉडी जो रॉकेट की मेन बॉडी है। तो जब तुमने इसको फायर कर दिया स्टार्टिंग में, तो पहले ऊपर 100-200 किलोमीटर जाने में वो ये वाला फ्यूल जो पहले वाला चेंबर है, ये सारा पेट्रोल वो यूज कर लेता है, ये सारा पेट्रोल वो यूज कर लेता है। अब क्या है, ये जो जिस चैम्बर में इस फ्यूल को डाला गया था, उस चैम्बर का भी कुछ मास होगा, तो इसे ऊपर लेके जाने में और थोड़ी सी मतलब मेहनत लगेगी, जो बाकी जो फ्यूल बच जाएगा उससे ज्यादा जोर लगेगा। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, मतलब इन्होंने क्या सिस्टम बनाया होता है रॉकेट साइंस में, कि जब एक रॉकेट ऊपर फायर होता है, मान लो ये नीचे वाला जो चैम्बर है ये पूरा का पूरा यूज हो गया इसका फ्यूल, तो यहाँ पे एक मतलब वो कुछ करते हैं रिमोट कंट्रोल से, और क्या होता है कि ये जो पूरा का पूरा चैम्बर होता है यही उड़ जाता है, तुम्हारा रॉकेट ही इतना रह जाता है, क्योंकि अब रॉकेट का मास कम हो जाएगा, ठीक है। फिर रॉकेट थोड़ा और ऊपर जाता है, जब ये सारा फ्यूल कंज्यूम हो जाता है फिर इसको भी उड़ा देते हैं, फिर ये फ्यूल कंज्यूम हो जाता है, इसको भी उड़ा देते हैं, बेसिकली उसका मास कम होता रहता है। तुम्हारा जो रॉकेट होता है उसका मास हमेशा कम होता रहता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब तुम कॉलेज में जाओगे, या फिर अगर तुम साइंटिस्ट बन गए, तुम रॉकेट साइंस पढ़ने लगे, तो ऐसे क्वेश्चंस जब तुम करोगे उस टाइम पे तुम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को F इजिकल टू एम ए नहीं लिख सकते, ठीक है। F इजिकल टू एम ए सिर्फ तुम्हारा 11th-12th क्लास तक वैलिड है, जब तक तुम्हारा मास सेम। तो एक्चुअली में जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है जो न्यूटन ने हमें दिया था, वो ये है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। इसमें तुम्हारा मास भी चेंज हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा मास सेम है 11th-12th क्लास में, तो उसके लिए तुम बोल सकते हो कि तुम्हारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज F इज इक्वल टू ma। You have 4-5 minutes, please note this down। लिख लो इसको, पूरी कहानी लिख लो, ये इसको भी लिख लेना, ठीक है। हो सकता है आईआईटी में कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, 98% ऑफ द केसेस तो में इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आईआईटी में एक आधी बार इसका क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पे तुम्हारा मास भी चेंज हो गया था ऑब्जेक्ट। यू हैव 5 मिनट्स, नोट्स निकालो, नोट्स में जहाँ पे लिखा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसके साथ में ये सारी कहानी लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये तो होगी थियरी की बात कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, ये तुमसे कोई नहीं पूछेगा, आईआईटी में कोई नहीं पूछेगा, एआईट्रिपल में कोई नहीं पूछेगा, नीट में, एम्स में कोई भी तुमसे ये कहानी नहीं पूछेगा कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, कहाँ से आया। लेकिन हो सकता है तुम्हारे 11th-12th क्लास के जो पेपर होंगे उसमें ये कहानी पूछ रहे हैं, इसलिए तुम्हें ये कहानी आनी चाहिए। जो तुमसे पूछा जाएगा वो तुमसे पूछे जाएंगे सीधा सीधा क्वेश्चंस, जैसे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्वेश्चन करे थे ना, कि ग्राउंड है, उस पे एक ब्लॉक पड़ा है, एक रस्सी बंधी है, नॉर्मल फोर्स, टेंशन, वेंशन,
क्वेश्चन सिर्फ उसी तरीके से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन करने का तरीका सेम है। एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम दिया हुआ है, उसमें से तुम एक ऑब्जेक्ट को उठा लो, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखो, सारी फोर्सेस ड्रॉ कर लो, देख लो कि नेट फोर्स कहाँ निकल रही है। जब तुम सारी फोर्सेस को ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक तरफ तुम्हारी एक नेट फोर्स बन रही होगी, जिस तरफ तुम्हारी वो नेट फोर्स लग रही होगी तुम फॉर्मूला लगा देना F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तुम्हारी एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगी। एज सिंपल एज दैट। फॉर एग्जांपल, एक सिंपलेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स मैं तुम्हें दे रहा हूं कि ये ग्राउंड है, उस पे एक ब्लॉक पड़ा है मास m का, इस पे फोर्स लग रही है F। द क्वेश्चन इज find the acceleration of this block of mass m. Okay, तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा होगा इसकी acceleration is what? F upon m. But I want to request you once again, ये वाले क्वेश्चंस में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की क्वेश्चंस में तुम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, ठीक है? जो पूरा प्रोसेस होगा, यू फॉलो द प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तुम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का प्रोसेस क्या है? 2 पॉइंट्स है, पॉइंट मास उसको मानो, ड्रॉ ऑल द फोर्सेस, उसके बाद तुम रिजल्टेंट फोर्स निकालो, उसके बाद तुम्हारी एक्सेलरेशन निकलेगी। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं, सीधा दिख तो रहा है, फोर्स लग रही है, मास ही है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m, ठीक है? लेकिन अभी तुम्हें थोड़ी देर में पता चलेगा कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस। ओके, तो अभी तुम ज्यादा दिमाग मत लगाना। अभी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जब तक मैं नहीं बोल रहा तब तक तुम थोड़ी सी मतलब बुद्धि का मत लगाना। जब मैं तुम्हें बोलूंगा देन यू स्टार्ट यूजिंग योर माइंड, ठीक है? जब ट्रिक यूज करनी होगी ना तो मैं तुम्हें खुद बताऊंगा कि नाउ यू स्टार्ट यूजिंग द ट्रिक्स। लेकिन इसमें टिल द टाइम आई टेल यू डोंट यूज एनी शॉर्टकट्स। ओके, डोंट यूज एनी शॉर्टकट्स till the time I tell you. I will tell you when to start using shortcuts, right? Now this is F force and mass is m. सबसे पहले इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है, इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन निकालनी है, तो इस ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे पॉइंट मास। इस पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? एक तो नीचे लग रही है फोर्सेस की mg, एक ये फोर्स लग रही है इस पे F, और कोई फोर्स लग रही है ग्राउंड इस पे फोर्स लगा रहा है ना, कांटेक्ट फोर्स। ये ग्राउंड इस पे कांटेक्ट फोर्स लगा रहा है ऊपर। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन n। सबसे पहले तो इस ब्लॉक को जब तुम ऐसे सीधा सीधा खींचोगे तो इसकी जो मूवमेंट होगी सिर्फ राइट डायरेक्शन में होगी, ऊपर नीचे तो कोई मूवमेंट नहीं होगी। अब ऊपर नीचे कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस तो इक्वल है, n इज इक्वल टू mg। मुझसे पूछा नहीं गया था लेकिन मैंने वैसे ही निकाल दिया, दैट नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन दिस ब्लॉक इज mg। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट या फिर लेफ्ट में कौन सी फोर्सेस बची? सिर्फ ये बच गई F। सो F is the net external force, and according to Newton's second law of motion, this F is equal to mass of this object into acceleration. So my acceleration comes out to be F upon m. This is the acceleration of this object. ठीक है, इसी की एक एग्जांपल कर रहे हैं। यहाँ पे एक ब्लॉक है 7 kg का, इसको यहां से खींचा जा रहा है 14 न्यूटन से। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। प्लीज डोंट डू इट डायरेक्टली, मेरे को सीधा मत बोल देना 2 मीटर पर सेकंड से। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, मेक द फ्री बॉडी डायग्राम एंड फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। ठीक है, जब आंसर आ गया मेरे को थम्स अप दे देना। आंसर इज एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड। ओके, सो हाउ यू डू दिस इज, तो इसको पॉइंट मास मान लो, नीचे लगेंगे 70 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन होगी 70, वो तो कट जाएगा, राइट साइड पे 14, सो F इज इक्वल टू 7 into
acceleration comes out to be 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इस पे अगर एक और फोर्स लग रही होती है 14 न्यूटन. Now the acceleration of this object is okay. अब तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या बनेगा? नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन. ये दोनों तो सेम होंगे क्योंकि इसकी मूवमेंट सिर्फ राइट डायरेक्शन में. फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज 14 न्यूटन, 14 न्यूटन. So total F is equal to 28 Newton is equal to 7 into 8. Acceleration comes out to be 4 meter per second square. Okay, this should be okay. ठीक है. अब मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूं? अब मैं तुम्हें क्यों बार बार बोल रहा हूं कि तुम अपना शॉर्टकट ना मारना यहाँ पे, क्योंकि this is 2 kg block. Force is acting in this direction. This is 10 root 2 and it is acting at an angle of 45 degrees. The question is, find the acceleration of this block and find the normal reaction exerted by the ground on the block. So 5. Yes, acceleration is 5. Normal reaction. The 20. Normal reaction is 20. Okay. किसने बोला था 20? ट्विंकल. ट्विंकल अपना दिमाग लगाया ना. वो नहीं किया ना जो मैंने बोला था. वो नहीं किया ना जो मैंने बोला था. ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, डू द कैलकुलेशन. Sir, normal is 10. Yes, normal reaction is 10 Newton. Okay, everybody, please give me a thumbs up. Normal reaction is 10 Newton and acceleration is 5 meters per second. All right. ठीक है जी. Okay, once again, let me repeat this. Newton's laws of motion के questions में don't use shortcuts. Till the time I tell you, don't use shortcuts. ठीक है जी, देखते हैं. 2 kg का ब्लॉक है. नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है. ग्राउंड जो इस पे लगाएगा. एक्सेलरेशन निकालनी है इस ब्लॉक की. मतलब हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं इस ब्लॉक का. दोनों आंसर इसी से आ जाएंगे. तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए I'll take it as a point mass. पॉइंट मास मान लिया मैंने इसको. सबसे पहले तो ये एक फोर्स है 10 रूट 2 की. इसके मैं कंपोनेंट्स बना लेता हूं. एक इस डायरेक्शन में होगा F cos 45 that is 10. ऊपर होगा F cos 45 10. तो मैं इसको मिटा देता हूं. So just two components we have 10 and 10. Now एक तो नीचे फोर्स लगेगी सीधा 20 which is mg. ये फोर्स लगेगी 10. ऊपर फोर्स लगेगी 10 और एक ग्राउंड लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर नीचे वाली डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट है नहीं. ठीक है. इसका मतलब दिस n plus 10 is equal to 20. So n comes out to be 10 Newton. Okay, this is one. Second, force, net force in the left right direction is 10.
is equal to mass into acceleration. Force is equal to mass into acceleration. Acceleration is equal to 5. Yes, इक्वेशन में तो मैं दे रहा हूं एग्जैक्टली सिमिलर. एक ऐसे ग्राउंड के ऊपर पड़ा एक ब्लॉक. ब्लॉक का मास है 2 किलो. 2 kg ब्लॉक है, ग्राउंड के ऊपर पड़ा है और इस पे जो फोर्स लग रही है वो ऐसे लग रही है. This angle is 37. इस पे एक और फोर्स लग रही है ऐसे. This force is equal to 20 Newton. This angle find the normal reaction of the ground on this block and acceleration of the block. So acceleration 10. Acceleration is 10, okay. Normal reaction. For 22. Okay, acceleration is 10, normal reaction is 22. Let's see. सबसे पहले तो ये फोर्स लग रही है 10 न्यूटन. इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे. इस साइड पे जो इसका कंपोनेंट होगा दैट विल बी 10 cos 37. व्हाट इज cos 37? वैसे तो मेरे को याद होना चाहिए. अगर मेरे को नहीं याद तो आई विल मेक एन एंगल 37 डिग्री. दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5. cos 37 is 4 by 5. So this is 4 by 5. तो ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 6. ठीक है, तो ये जो मेरी दो फोर्सेस थी इसको मैंने रिड्यूस कर लिया एक फोर्स में. Similarly, these two forces. This is 20 cos 53. इस डायरेक्शन में 20 cos 53. That means 20 cos 53 is 4 by 5. This gives me 16. इस डायरेक्शन में 20 into 3 by 5, which gives me 15. ठीक है, गलत किया ना कुछ? Sorry, 12. Yes. Now, ये तो मेरी फोर्सेस आ गई सारे के सारे. अब मेरे को बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम ये 2 किलो वाले ऑब्जेक्ट का. So take this as a point mass. नीचे फोर्स लगेगी 20 न्यूटन. ग्राउंड ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा N. ऊपर और कौन सी फोर्स लगेगी?
ये 6, नीचे कौन सी फोर्स लगेगी 12, ओके। यहां से मेरा आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन में। उसके बाद राइट साइड पे कौन सी फोर्सेस लग रही है 8 एंड 16, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल n plus 6 is equal to 32. So n comes out to be 26. And 16 plus 8 is equal to 2 kg into acceleration. So acceleration is equal to 12. Is this okay? First of all, give me a thumbs up if this is okay. बाकी लोग कशिश मानो। Okay. Okay, because the answers are not coming correct, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। सेम सिनेरियो, एक ग्राउंड है, उसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है and the mass of the block is 3. Mass of the block is 3 kgs. इसको ऊपर ऐसे खींचा जा रहा है at an angle of 45 degrees with a force of 6√2. ठीक है? एक यहाँ पे फोर्स लग रही है सीधा इसके नीचे 1 न्यूटन, एक यहाँ पे फोर्स लग रही है इस पे 6√2. This angle is 45 degrees. और एक लेफ्ट साइड पे इसकी सीधा फोर्स लग रही है 2 न्यूटन. The question is find the normal by the ground on this block and acceleration. बहुत सारी फोर्सेस आती है, ठीक है? कुछ नहीं करना, तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, सारी फोर्सेस को ले लो, एंड में रिजल्टेंट एक होगा, ठीक है? आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस, ओके? जस्ट एक बार रुको कि बहुत सारी फोर्सेस हो सकती है। ये जो मार्कर है, ठीक है, इस पे मैं यहाँ से भी फोर्स लगाऊंगा, ऊपर से भी फोर्स लगाऊंगा, यहाँ से भी फोर्स लगाऊंगा, हर डायरेक्शन से मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन वो सारी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। रिजल्टेंट कभी भी एक से ज्यादा डायरेक्शन में नहीं हो सकता। फोर्सेस 1000 हो सकती है, उन 1000 फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो एक डायरेक्शन में निकल के आएगा, और वो जो एक डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा, उसी डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन होगी उसकी। यस, तो फोर्सेस इसमें है बहुत सारी, सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल दो किस तरफ निकलेगा। Sir, n equals to 37 Newton. n equal to 37, okay. नहीं कशिश, गलत है।
सर मनन इट्स नॉट ऑडिबल, दोबारा बोलो। सर 31 न्यूटन नॉर्मल। Yes, yes, very good, man. So normal is equal to 31 Newton. कशिश इन दोनों में से एक छोड़ दी, इसका तो 6 ले लिया तुमने, ये यस, ये वाला 6√2 है, इसके कंपोनेंट्स तो बना ली, ये वाला 6√2 है, इसके कंपोनेंट्स भी तो बनाओ ना। ओके, एक्सेलरेशन दोनों के बनाए हैं। सर एक्सेलरेशन इज 43। ओके ओके, ठीक है, आज ठीक है जी, देखते हैं कशिश, एक बार देखते हैं हम। सी दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। नीचे फोर्स लगेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका खुद का मास 30 न्यूटन, 1 न्यूटन ये भी लगेगा, ठीक है। और कौन सी फोर्सेस लगेंगी जो नीचे लगेंगी, दिस इज 6√2 45 डिग्री पे, मतलब आगे 6 और नीचे 6, मतलब आगे 6 और नीचे 6। ये वाला जो 6√2 है इस डायरेक्शन में, मतलब राइट पे 6 और ऊपर 6, राइट 6 और ऊपर 6। कोई फोर्स बची? नॉर्मल रिएक्शन बच गया ना, जो ग्राउंड लगाएगा इस ब्लॉक। ठीक है कशिश, ये वाली फोर्स मिस कर दी ना तुमने, 6। यस सर, आ गया। ठीक है जी। सो नाउ यू नो दैट n plus 6 is equal to 6 plus 30 plus 1. So n comes out to be 31 Newton. Now force is equal to mass into acceleration. Right side पे force is 12. Mass of the block is 3 into A. So acceleration comes out to be 4 meter per second square. सर आपने 2 न्यूटन ही ली फोर्स। Sorry. This is 2 newtons and this becomes 10. This becomes 10. So acceleration comes out to be 10 by 3, which is equal to 3.3 meter per second. ठीक है? All good? Okay, so I missed this force. So acceleration is 3.3 meter per second square. Please give me a thumbs up, all of you. अगर सही है तो. All right, perfect. ठीक है जी. So some people they are disconnected from the meeting. एक बार join करेंगे. तब तक मैं तुम्हें एक question दे रहा हूँ और last question, and then okay, so this was the basics of, ये तो बहुत ही simple से questions थे, मतलब बहुत ही ज्यादा simple questions थे ये, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चंस की। अब क्या है कि ग्राउंड पे ही एक ब्लॉक पड़ा है 2 किलो का, इस पे फोर्स लग रही है 6 न्यूटन। तो तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा है कि इसकी एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इस ब्लॉक के साथ ही एक और ब्लॉक पड़ा है 4 किलो का, ठीक है। Once again, let me remind you, please don't use shortcuts, okay? Please don't use any shortcuts. अगर मैं तुम्हें एक्सेलरेशन निकालने को बोल रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट की, तो उस ऑब्जेक्ट को लेके उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ठीक है। अगर मैं तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन निकालने को बोल रहा हूँ कि ग्राउंड इस पे नॉर्मल कितना लगाएगा, तो इस वाले ऑब्जेक्ट का यू मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम, ओके। सो नाउ 6 न्यूटन की फोर्स लग रही है, 2 किलो का ऑब्जेक्ट है और 4 किलो का ऑब्जेक्ट है। वैसे मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है कि 6 किलो की फोर्स लगेगी, ये दोनों मूव करेंगे और एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
Okay, but still the question is, find the acceleration of the 4 kg block. Find the acceleration of the 4 kg block. ठीक है, इसको साथ में करते हैं. ठीक है, acceleration of the 4 kg block. तो 4 kg ब्लॉक पे फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी फोर्सेस लग रही है? एक तो इसकी खुद की फोर्स है जो नीचे लगेगी 40 न्यूटन mg. एक ग्राउंड इसके ऊपर रिएक्शन लगाएगा विच इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन. और कोई सरफेस कांटेक्ट में, ये वाला सरफेस कांटेक्ट में, तो ये 2 किलो वाला ब्लॉक इस पे फोर्स लगाएगा ऐसे सीधा N1. और कोई फोर्स लगेगी इस पे? अनम्यूट योर माइक्रोफोन्स. और कोई फोर्स लगेगी? तो 6 न्यूटन वाली. Okay, so this is something that I want you to understand. यहाँ पे ये 6 न्यूटन फोर्स नहीं लगेगी. ठीक है, क्योंकि ये जो 6 न्यूटन फोर्स है वो हम लगा रहे हैं 2 kg ब्लॉक के ऊपर. Okay, this is something which I'm trying to tell you कि Newton's first law of motion की question में the problem is they are too simple. Okay, the questions are very simple. अब ये हमें सीधा दिख रहा है कि ये 6 न्यूटन वाली फोर्स है, वो इसको भी लेके जा रही है आगे, बट दिस इज नॉट द फोर्स जो इस पे एक्ट कर रही है. ये 4 किलो वाला ब्लॉक आगे जाएगा बट नॉट बिकॉज ऑफ दिस. वो यहां से कुछ नॉर्मल वॉर्मल कुछ लगेगा, कोई और फोर्स होगी जो इसको आगे लेके जाएगी. बट दिस 6 न्यूटन फोर्स ये सिर्फ वहीं पे लगेगी जहां पे ये दे रखी है. तो अगर तुम्हें इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो 6 न्यूटन फोर्स तुम्हारी लगेगी, लेकिन इस ब्लॉक का अगर तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो उस पे ये फोर्स नहीं लगेगी. दिस इज एग्जैक्टली लाइक जब हमने मोशन इन 1D की क्वेश्चंस किए थे. तो यहाँ पे ये 10 किलो का ब्लॉक, उसके ऊपर एक 2 किलो का ब्लॉक. तो जब हमने ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था 2 किलो का, तो तुमने क्या बोला कि नीचे फोर्स लग रही है 20 न्यूटन mg, और ये वाला जो बॉडी है 10 kg वाली, ये ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है. ठीक है, फिर जब तुमने नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम 10 किलो वाले का, तो नीचे फोर्स लग रही थी 100 न्यूटन mg. फिर ग्राउंड ऊपर लगा रहा था कुछ नॉर्मल रिएक्शन, ग्राउंड ने नॉर्मल रिएक्शन लगाया. फिर इस वाला ऊपर वाला ब्लॉक भी नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा था. लेकिन इस टाइम पे ये जो ऑब्जेक्ट का मास था mg 20 किलो, ये तो नहीं हमने लिया ना. हमने ये तो नहीं बोला कि देखो ये 10 किलो वाले के ऊपर पड़ा है ये 2 किलो वाला, तो जो इसका mg है वो भी इस पे लगेगा, है ना. तो we do not have to consider this 6 न्यूटन वाली फोर्स when we have to take into consideration the 4 kg block, क्योंकि ये एक मैकेनिकल फोर्स है. ठीक है, एक मैकेनिकल फोर्स है. तो मैंने जिस ब्लॉक पे लगाई है सिर्फ उसी ब्लॉक पे कंसीडर की जाएगी ये मैकेनिकल फोर्स. हो सकता है इस मैकेनिकल फोर्स की वजह से यहाँ पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट हो जाए या फिर कुछ सूडो फोर्स क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से ये वाला ब्लॉक मूव कर जाए. लेकिन व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो फोर्स है इट इज अप्लाइड ओनली ऑन दिस ब्लॉक. जिसके कांटेक्ट में ये फोर्स रखी गई है सिर्फ उसी पे अप्लाई की जाती है. ठीक है, सो नाउ अब तुम्हें एक्सेलरेशन निकालनी है 4 किलो वाले ऑब्जेक्ट की. सो यू मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg ऑब्जेक्ट. नीचे फोर्स लगेगी 40 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर n, और कौन सी फोर्स लग रही है इसके? सिर्फ ये फोर्स लग रही है जो 2 kg वाला ब्लॉक लगा है 4 kg वाले ब्लॉक पे, तो इसको मैं बोल रहा हूं N1. दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg ब्लॉक. सबसे पहले तो ऊपर नीचे तो कोई मूवमेंट है, तो ये वाला N comes out to be 40 न्यूटन. So the only force that we have here is N1. N1 is the only force for the 4 kg object. So N1 is equal to mass into acceleration. Mass into acceleration.
सबसे पहले तो इतना सही है, अभी हमें ये एक्सेलरेशन निकालनी है। सबसे पहले इतना सही है, n1 इज इक्वल टू 4 है। ओके, हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया इसका और फोर्सेस देख ली। नेट फोर्स कितनी आ गई, n1, तो n1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये हमें n1 अभी पता नहीं चला कि ये n1 क्या है, तो उसके लिए व्हाट विल डू इज हम ये 2 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो 2 kg ऑब्जेक्ट, नीचे लगेगा 20, ऊपर भी लगेगा 20 क्योंकि कोई मूवमेंट है नहीं। इस डायरेक्शन में लगेगा 6 न्यूटन और 4 kg वाला ब्लॉक इधर लगाएगा n1। 4 kg वाला ब्लॉक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा लेफ्ट डायरेक्शन। तो जो रिजल्टेंट फोर्स निकल के आएगी, वो निकल के क्या आएगी, रिजल्टेंट फोर्स 6 माइनस n1। ये 6 वाली फोर्स बड़ी है, ठीक है, क्योंकि ये उधर जा रहा है पूरा सिस्टम, तो 6 वाली फोर्स विल बी स्ट्रॉन्गर देन दिस फोर्स। सो 6 माइनस n1 is the net force. This is equal to mass of the object into acceleration. Mass of the object into acceleration. Okay. Now I know that this normal reaction is 4a. इसका मतलब 6 minus 4a is equal to 2a. इसका मतलब 6 is equal to 6a. इसका मतलब acceleration is equal to 1 meter per second square. ये acceleration 1 meter per second square इस ब्लॉक की आई है। लेकिन तुम्हें ये पता है कि दोनों साथ साथ में जब चल रहे हैं, so this acceleration is equal to this acceleration. तो इसका मतलब इसकी acceleration भी 1 meter per second square. Please give me a thumbs up if this was clear. एक बार देख लो इसको, ठीक है, एक बार नोट कर लो इसको, अच्छे से देख लो इसको। What you have to do is in all such questions you make a free body diagram, and वैसे मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है ये, तो बोलोगे क्या ये बच्चों वाला क्वेश्चन है कि 6 न्यूटन फोर्स लग रही है, 2 किलो का ये, 4 किलो का वो है, दोनों साथ साथ में जाएंगे, तो ठीक है, तो टोटल मास इनका हो गया 6, फोर्स लग रही है 6, एक्सेलरेशन आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इतना कुछ करने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर तुम इतना कुछ नहीं करोगे तो आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें you will face some problems. Okay, so just note this whole thing down and try to derive this acceleration is equal to 1 meter per second square.